कार्ल मार्क्स, जर्मन विचारधारा। प्रस्तावना। अब तक मनुष्य ने अपने बारे में और अपने होने के बारे में हमेशा गलत धारणाएं बनाई हैं। उन्होंने ईश्वर, सामान्य मनुष्य आदि के बारे में अपने विचारों के अनुसार अपने संबंधों को व्यवस्थित किया है। उनके दिमाग के भूत उनके हाथ से निकल गए हैं। वे निर्माता अपनी रचनाओं के सामने झुक गए हैं। आइए हम उन्हें उन कल्पनाओं, विचारों, हठधर्मिता, काल्पनिक प्राणियों से मुक्त करें जिनके जुए के नीचे वे तड़प रहे हैं। आइए हम विचारों के शासन के खिलाफ विद्रोह करें। आइए हम मनुष्यों को सिखाएं। एक कहता है, इन कल्पनाओं को उन विचारों से बदलना जो मनुष्य के सार के अनुरूप है। दूसरा कहता है, उनके प्रति आलोचनात्मक रवैया अपनाना। तीसरा कहता है, उन्हें अपने दिमाग से निकाल देना और मौजूदा वास्तविकता ढह जाएगी। ये मासूम और बचकानी कल्पनाएं आधुनिक यंग हेगेलियन दर्शन का मूल हैं, जिसे न केवल जर्मन जनता ने भय और विस्मय के साथ स्वीकार किया है, बल्कि हमारे दार्शनिक नायकों ने इसकी प्रलयकारी खतरनाकता और आपराधिक क्रूरता की गंभीर चेतना के साथ इसकी घोषणा की है। वर्तमान प्रकाशन के पहले खंड का उद्देश्य इन भेड़ों को उजागर करना है, जो खुद को और भेड़ियों को समझते हैं, ये दिखाने के लिए कि कैसे उनकी मिमियाहट दार्शनिक रूप में जर्मन मध्यम वर्ग की अवधारणाओं की नकल मात्र है, कैसे इन दार्शनिक टिप्पणीकारों की शेखी बघारना जर्मनी में वास्तविक परिस्थितियों की दयनीयता को ही दर्शाता है। इसका उद्देश्य वास्तविकता की छायाओं के साथ दार्शनिक संघर्ष को खारिज करना और बदनाम करना है, जो स्वप्निल और उलझे हुए जर्मन राष्ट्र को आकर्षित करता है। एक बार एक बहादुर आदमी के मन में यह विचार आया कि लोग पानी में इसलिए डूबते हैं क्योंकि उनमें गुरुत्वाकर्षण का विचार समाया हुआ है। अगर वे इस विचार को अपने दिमाग से निकाल दें, जैसे कि इसे अंधविश्वास, धार्मिक अवधारणा बताकर, तो वे पानी से होने वाले किसी भी खतरे के खिलाफ पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएंगे। उन्होंने जीवन भर गुरुत्वाकर्षण के भ्रम के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जिसके हानिकारक परिणामों के बारे में सभी आंकड़े उन्हें नए और कई गुना सबूत देते रहे। ये बहादुर आदमी जर्मनी में नए क्रांतिकारी दार्शनिकों का एक प्रकार था। भाग आए फायरबाख। भौतिकवादी और आदर्शवादी दृष्टिकोण का विरोध। आदर्शवाद और भौतिकवाद। जर्मन विचारधारा का भ्रम। जैसा कि हम जर्मन विचारकों से सुनते हैं, जर्मनी पिछले कुछ वर्षों में एक अभूतपूर्व क्रांति से गुजरा है। स्ट्रॉस के साथ शुरू हुआ हेगेलियन दर्शन का विघटन एक सार्वभौमिक उथल पुथल में विकसित हुआ है, जिसमें सभी अतीत की शक्तियां बह गई हैं। सामान्य अराजकता में शक्तिशाली साम्राज्य केवल तत्काल विनाश का सामना करने के लिए उभरे हैं, नायक क्षण भर के लिए उभरे हैं, लेकिन साहसी और मजबूत प्रतिद्वंद्वियों द्वारा अस्पष्टता में वापस फेंक दिए गए हैं। यह एक ऐसी क्रांति थी जिसके आगे फ्रांसीसी क्रांति बच्चों का खेल थी, एक ऐसा विश्व संघर्ष जिसके आगे डायडोची, सिकंदर महान के उत्तराधिकारी, के संघर्ष महत्वहीन लगते हैं। सिद्धांतों ने एक दूसरे को बाहर कर दिया, दिमाग के नायकों ने एक दूसरे को अप्रत्याशित तेजी से उखाड़ फेंका, और 1842 से 45 के 3 वर्षों में जर्मनी में अतीत का इतना हिस्सा बह गया जितना कि 3 शताब्दियों में किसी अन्य समय में नहीं हुआ था। ऐसा माना जाता है कि यह सब कुछ शुद्ध विचार के दायरे में घटित हुआ है। निश्चित रूप से यह एक दिलचस्प घटना है जिससे हम निपट रहे हैं, परमात्मा का सड़ना। जब इसके जीवन की आखिरी चिंगारी विफल हो गई, तो इस मृत्यु के विभिन्न घटक विघटित होने लगे, नए संयोजनों में प्रवेश करने लगे और नए पदार्थ बनाने लगे। दर्शन के उद्योगपति, जो तब तक परमात्मा के शोषण पर जी रहे थे, अब नए संयोजनों पर कब्जा कर लिया। प्रत्येक ने पूरे जोश के साथ अपने हिस्से का खुदरा विक्रय करना शुरू कर दिया। इससे स्वाभाविक रूप से प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिला, जो शुरू में मध्यम रूप से स्थिर बुर्जुआ शैली में चलती थी। बाद में जब जर्मन बाजार भर गया और सभी प्रयासों के बावजूद वस्तु को विश्व बाजार में कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, तो व्यापार को सामान्य जर्मन तरीके से गढ़े और काल्पनिक उत्पादन, गुणवत्ता में गिरावट, कच्चे माल में मिलावट, लेबलों की जालसाजी, काल्पनिक खरीद, बिल जॉबिंग और किसी भी वास्तविक आधार से रहित क्रेडिट प्रणाली द्वारा खराब कर दिया गया। प्रतिस्पर्धा एक भयंकर संघर्ष में बदल गई, जिसे अब विश्व महत्व की एक क्रांति के रूप में सराहा और व्याख्यायित किया जा रहा है, जो सबसे विलक्षण परिणामों और उपलब्धियों का जनक है। यदि हम इस दार्शनिक पाखंड को, जो ईमानदार जर्मन नागरिक के हृदय में भी राष्ट्रीय गौरव की ज्वाला जगा देता है, सही मूल्य पर आंकना चाहते हैं, यदि हम इस पूरे यंग हेगेलियन आंदोलन की संकीर्णता को तथा विशेष रूप से इन नायकों की अपनी उपलब्धियों के बारे में भ्रम और स्वयं उनकी वास्तविक उपलब्धियों के बीच के त्रासद हास्यपूर्ण विरोधाभास को स्पष्ट रूप से सामने लाना चाहते हैं, तो हमें इस पूरे तमाशे को जर्मनी की सीमाओं से परे के दृष्टिकोण से देखना होगा। स्वच्छ प्रतिलिपि के प्रथम संस्करण में एक अंश दिया गया है, जिसे काट दिया गया है। इसलिए हम इस आंदोलन के व्यक्तिगत प्रतिनिधियों की विशिष्ट आलोचना की शुरुआत कुछ सामान्य टिप्पणियों से करते हैं, जो उन सभी के लिए समान वैचारिक आधारों को स्पष्ट करती हैं।
ये टिप्पणियां हमारी आलोचना के दृष्टिकोण को इंगित करने के लिए पर्याप्त होंगी, जहां तक ये बात की व्यक्तिगत आलोचनाओं की समझ और प्रेरणा के लिए आवश्यक है। हम इन टिप्पणियों का विरोध विशेष रूप से फायरबाख के लिए करते हैं, क्योंकि वह एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कम से कम कुछ प्रगति की है और जिनके कार्यों की जांच की जा सकती है। 1. सामान्यतः विचारधारा और विशेषकर जर्मन दर्शन। उत्तर: हम केवल एक ही विज्ञान जानते हैं, इतिहास का विज्ञान। इतिहास को दो पक्षों से देखा जा सकता है और इसे प्रकृति के इतिहास और मनुष्य के इतिहास में विभाजित किया जा सकता है। हालांकि दोनों पक्ष अविभाज्य हैं, प्रकृति का इतिहास और मनुष्य का इतिहास तब तक एक दूसरे पर निर्भर हैं जब तक मनुष्य मौजूद है। प्रकृति का इतिहास, जिसे प्राकृतिक विज्ञान कहा जाता है, यहाँ हमारा विषय नहीं है, लेकिन हमें मनुष्य के इतिहास की जांच करनी होगी, क्योंकि लगभग पूरी विचारधारा या तो इस इतिहास की विकृत अवधारणा है या इससे पूरी तरह से अलग है। विचारधारा अपने आप में इस इतिहास का केवल एक पहलू है, इसके बाद इतिहास की भौतिकवादी अवधारणा के आधारों से संबंधित एक अंश है। इसे काटा नहीं गया है और इस खंड में इसे खंड 2 के रूप में पुनः प्रस्तुत किया गया है। पृष्ठ 31 से 32 देखें। सामान्यतः विचारधारा, विशेषतः जर्मन विचारधारा, जर्मन आलोचना ने अपने नवीनतम प्रयासों तक दर्शन के क्षेत्र को कभी नहीं छोड़ा है। इसके सामान्य दार्शनिक आधारों की जांच करने से कहीं दूर, इसकी जांच का पूरा शरीर वास्तव में एक निश्चित दार्शनिक प्रणाली, हेगेल की धरती से निकला है। न केवल उनके उत्तरों में बल्कि उनके प्रश्नों में भी एक रहस्य था। हेगेल पर यह निर्भरता ही कारण है कि इन आधुनिक आलोचकों में से किसी ने भी हेगेलियन प्रणाली की व्यापक आलोचना करने का प्रयास नहीं किया है, हालांकि प्रत्येक ने हेगेल से आगे बढ़ने का दावा किया है। हेगेल और एक दूसरे के खिलाफ उनके विवाद यहीं तक सीमित है। प्रत्येक हेगेलियन प्रणाली के एक पक्ष को निकालता है और इसे पूरी प्रणाली के साथ साथ दूसरों द्वारा निकाले गए पक्षों के खिलाफ भी मोड़ देता है। सबसे पहले उन्होंने पदार्थ और आत्म चेतना जैसी शुद्ध अप्रमाणित हेगेलियन श्रेणियों को निकाला। बाद में उन्होंने इन श्रेणियों को अधिक धर्मनिरपेक्ष नामों जैसे प्रजाति, अद्वितीय, मनुष्य आदि से अपवित्र कर दिया। स्ट्रॉस से लेकर स्टिनर तक जर्मन दार्शनिक आलोचना का पूरा शरीर धार्मिक अवधारणाओं की आलोचना तक ही सीमित है। पांडुलिपि में निम्नलिखित अंश को काट दिया गया है: दुनिया को सभी बुराइयों से मुक्ति दिलाने का दावा करना। धर्म को लगातार कट्टर दुश्मन के रूप में माना जाता था और इन दार्शनिकों के लिए सभी संबंधों के अंतिम कारण के रूप में माना जाता था। आलोचकों ने वास्तविक धर्म और वास्तविक धर्मशास्त्र से शुरुआत की। धार्मिक चेतना और धार्मिक अवधारणा का वास्तव में क्या मतलब है, यह उनके साथ साथ अलग अलग तरीके से निर्धारित किया गया था। उनकी प्रगति में कथित रूप से प्रमुख आध्यात्मिक, राजनीतिक, न्यायिक, नैतिक और अन्य अवधारणाओं को धार्मिक या धार्मिक अवधारणाओं के वर्ग में शामिल करना शामिल था, और इसी तरह राजनीतिक, न्यायिक, नैतिक चेतना को धार्मिक या धार्मिक और राजनीतिक, न्यायिक, नैतिक व्यक्ति, अंतिम उपाय में मनुष्य को धार्मिक घोषित करना शामिल था। धर्म के प्रभुत्व को निश्चित मान लिया गया। धीरे धीरे हर प्रमुख संबंध को धार्मिक संबंध घोषित कर दिया गया और एक पंथ, कानून का पंथ, राज्य का पंथ आदि में बदल दिया गया। सभी पक्षों पर यह केवल हठधर्मिता और हठधर्मिता में विश्वास का सवाल था। विश्व को लगातार पवित्र किया जा रहा था। अंततः हमारे आदरणीय संत मैक्स ने इसे सामूहिक रूप से संत घोषित किया और इस प्रकार इसे हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। पुराने हेगेलियनों ने जैसे ही सब कुछ हेगेलियन तार्किक श्रेणी में घटाया, उसे समझ लिया। युवा हेगेलियनों ने हर चीज की आलोचना धार्मिक अवधारणाओं को जिम्मेदार ठहराकर या उसे धार्मिक मामला घोषित करके की। युवा हेगेलियन पुराने हेगेलियनों के साथ धर्म, अवधारणाओं और मौजूदा दुनिया में एक सार्वभौमिक सिद्धांत के शासन में उनके विश्वास में सहमत हैं। केवल एक पक्ष इस प्रभुत्व पर हड़पने के रूप में हमला करता है, जबकि दूसरा इसे वैध मानता है। चूंकि युवा हेगेलियन अवधारणाओं, विचारों वास्तव में चेतना के सभी उत्पादों को, जिन्हें वे एक स्वतंत्र अस्तित्व का श्रेय देते हैं, मनुष्य की वास्तविक जंजीरों के रूप में मानते हैं, जैसे कि पुराने हेगेलियन ने उन्हें मानव समाज के सच्चे बंधन घोषित किया था। ये स्पष्ट है कि युवा हेगेलियन को केवल चेतना के इन भ्रमों के खिलाफ लड़ना है। चूंकि उनकी कल्पना के अनुसार मनुष्यों के रिश्ते, उनके सभी कार्य, उनकी जंजीरें और उनकी सीमाएं उनकी चेतना के उत्पाद हैं, युवा हेगेलियन तार्किक रूप से मनुष्यों के सामने अपनी वर्तमान चेतना को मानवीय, आलोचनात्मक या अहंकारी चेतना के लिए बदलने और इस प्रकार उनकी सीमाओं को हटाने का नैतिक सिद्धांत रखते हैं। चेतना को बदलने की यह मांग वास्तविकता को दूसरे तरीके से व्याख्या करने की मांग के बराबर है, यानी इसे दूसरी व्याख्या के माध्यम से पहचानना। युवा हेगेलियन विचारक अपने कथित दुनिया को हिला देने वाले बयानों के बावजूद सबसे कट्टर रूढ़िवादी हैं। उनमें से सबसे हाल ही में अपनी गतिविधि के लिए सही अभिव्यक्ति मिली है जब उन्होंने घोषणा की कि वे केवल वाक्यांशों के खिलाफ लड़ रहे हैं। हालांकि वे भूल जाते हैं कि इन वाक्यांशों के लिए वे स्वयं केवल अन्य वाक्यांशों का विरोध कर रहे हैं,
और जब वे केवल इस दुनिया के वाक्यांशों का मुकाबला कर रहे हैं, तो वे किसी भी तरह से वास्तविक मौजूदा दुनिया का मुकाबला नहीं कर रहे हैं। इस दार्शनिक आलोचना से जो एकमात्र परिणाम प्राप्त हो सकता था, वह धार्मिक इतिहास के दृष्टिकोण से ईसाई धर्म की कुछ, और वह भी पूरी तरह से एकतरफा, व्याख्याएं थी। उनके बाकी सभी दावे केवल उनके इस दावे को और अधिक अलंकृत करते हैं कि उन्होंने इन महत्वहीन व्याख्याओं में सार्वभौमिक महत्व की खोजों को प्रस्तुत किया है। इनमें से किसी भी दार्शनिक के मन में यह बात नहीं आई कि वह जर्मन दर्शन का जर्मन वास्तविकता से संबंध, उनकी आलोचना का उनके अपने भौतिक परिवेश से संबंध जानने की कोशिश करे। भौतिकवादी पद्धति का पहला आधार, जिन आधारों से हम शुरुआत करते हैं, वे मनमाने नहीं हैं, अधर्मिता नहीं है, बल्कि वास्तविक आधार हैं जिनसे केवल कल्पना में ही अमूर्तता बनाई जा सकती है। वे वास्तविक व्यक्ति हैं, उनकी गतिविधियां और वे भौतिक परिस्थितियां जिनके तहत वे रहते हैं, वे दोनों जो उन्हें पहले से ही मौजूद लगती हैं और जो उनकी गतिविधि से उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार इन आधारों को विशुद्ध रूप से अनुभवजन्य तरीके से सत्यापित किया जा सकता है। मानव इतिहास का पहला आधार बेशक जीवित मानव व्यक्तियों का अस्तित्व है। इस प्रकार स्थापित किया जाने वाला पहला तथ्य इन व्यक्तियों का भौतिक संगठन और शेष प्रकृति के साथ उनका परिणामी संबंध है। बेशक हम यहाँ मनुष्य की वास्तविक भौतिक प्रकृति या उन प्राकृतिक स्थितियों में नहीं जा सकते हैं जिनमें मनुष्य खुद को पाता है, भूवैज्ञानिक, जल विज्ञान, जलवायु और इसी तरह। इतिहास का लेखन हमेशा इन प्राकृतिक आधारों और मनुष्यों की कार्रवाई के माध्यम से इतिहास के दौरान उनके संशोधन से शुरू होना चाहिए। मनुष्य को जानवरों से चेतना, धर्म या किसी और चीज से अलग किया जा सकता है जो आपको पसंद हो। जैसे ही वे अपने जीवन यापन के साधन बनाना शुरू करते हैं, वे खुद ही जानवरों से अलग होने लगते हैं। यह एक ऐसा कदम है जो उनके शारीरिक संगठन द्वारा निर्धारित होता है। अपने जीवन यापन के साधनों का निर्माण करके मनुष्य अप्रत्यक्ष रूप से अपने वास्तविक भौतिक जीवन का निर्माण कर रहे हैं। मनुष्य अपने जीवन निर्वाह के साधनों का उत्पादन किस तरह से करता है, ये सबसे पहले इस बात पर निर्भर करता है कि जीवन निर्वाह के वास्तविक साधन क्या हैं, जिन्हें वे अस्तित्व में पाते हैं और जिन्हें उन्हें पुनरुत्पादित करना होता है। उत्पादन के इस तरीके को केवल व्यक्तियों के भौतिक अस्तित्व का उत्पादन नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि यह इन व्यक्तियों की गतिविधि का एक निश्चित रूप है, उनके जीवन को व्यक्त करने का एक निश्चित रूप है, उनकी ओर से जीवन जीने का एक निश्चित तरीका है। व्यक्ति जैसे अपने जीवन को व्यक्त करते हैं, वैसे ही वे होते हैं। इसलिए वे जो हैं, वह उनके उत्पादन के साथ मेल खाता है। वे जो उत्पादन करते हैं और जिस तरह से उत्पादन करते हैं, दोनों के साथ। इस प्रकार व्यक्तियों की प्रकृति उनके उत्पादन को निर्धारित करने वाली भौतिक स्थितियों पर निर्भर करती है। यह उत्पादन केवल जनसंख्या की वृद्धि के साथ ही प्रकट होता है। बदले में यह व्यक्तियों के एक दूसरे के साथ संभोग विरकेह को पूर्व निर्धारित करता है। इस संभोग का स्वरूप फिर से उत्पादन द्वारा निर्धारित होता है। 3. उत्पादन और संभोग, श्रम विभाजन और संपत्ति के रूप। आदिवासी, प्राचीन, सामंती, विभिन्न राष्ट्रों के आपसी संबंध इस बात पर निर्भर करते हैं कि प्रत्येक राष्ट्र ने अपनी उत्पादक शक्तियों, श्रम विभाजन और आंतरिक अंतर्संबंधों को किस सीमा तक विकसित किया है। ये कथन आम तौर पर मान्य है, लेकिन न केवल एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्रों से संबंध, बल्कि राष्ट्र की पूरी आंतरिक संरचना भी उसके उत्पादन और उसके आंतरिक तथा बाह्य अंतर्संबंधों द्वारा प्राप्त विकास के चरण पर निर्भर करती है। किसी राष्ट्र की उत्पादक शक्तियों का कितना विकास हुआ है, ये सबसे स्पष्ट रूप से इस बात से पता चलता है कि श्रम विभाजन किस सीमा तक किया गया है। प्रत्येक नई उत्पादक शक्ति, जहां तक वह पहले से ज्ञात उत्पादक शक्तियों का मात्र मात्रात्मक विस्तार नहीं है, उदाहरण के लिए नई भूमि पर खेती करना, श्रम विभाजन के और अधिक विकास का कारण बनती है। किसी राष्ट्र के अंदर श्रम विभाजन से सबसे पहले औद्योगिक और वाणिज्यिक श्रम को कृषि श्रम से अलग किया जाता है, और इस तरह शहर और गांव को अलग किया जाता है और उनके हितों के बीच टकराव होता है। इसके आगे के विकास से वाणिज्यिक श्रम को औद्योगिक श्रम से अलग किया जाता है। साथ ही इन विभिन्न शाखाओं के अंदर श्रम विभाजन के माध्यम से निश्चित प्रकार के श्रम में सहयोग करने वाले व्यक्तियों के बीच विभिन्न विभाजन विकसित होते हैं। इन व्यक्तिगत समूहों की सापेक्ष स्थिति कृषि, उद्योग और वाणिज्य, पितृसत्तावाद, दास्ता, संपदा वर्ग में इस्तेमाल की जाने वाली विधियों से निर्धारित होती है। ये वही स्थितियां हैं जो विभिन्न राष्ट्रों के एक दूसरे के साथ संबंधों में देखी जा सकती हैं, अधिक विकसित अंतर्संबंध को देखते हुए। श्रम विभाजन में विकास के विभिन्न चरण स्वामित्व के विभिन्न रूप हैं, अर्थात श्रम विभाजन में विद्यमान चरण श्रम की सामग्री, साधन और उत्पाद के संदर्भ में व्यक्तियों के एक दूसरे के साथ संबंधों को भी निर्धारित करता है। स्वामित्व का पहला रूप जनजातीय स्टेमेजेंटम स्वामित्व है। यह उत्पादन के अविकसित चरण से मेल खाता है, जिस पर लोग शिकार और मछली पकड़ने, जानवरों के पालन पोषण या उच्चतम चरण में कृषि करके जीवन यापन करते हैं।
बाद के मामले में ये भूमि के बहुत बड़े हिस्से पर खेती नहीं करने की धारणा को दर्शाता है। इस स्तर पर श्रम का विभाजन अभी भी बहुत प्राथमिक है और ये परिवार में मौजूद श्रम के प्राकृतिक विभाजन के आगे के विस्तार तक ही सीमित है। इसलिए सामाजिक संरचना परिवार के विस्तार तक ही सीमित है। पितृसत्तात्मक परिवार के मुखिया, उनके नीचे जनजाति के सदस्य, अंत में दास। परिवार में छिपी हुई गुलामी जनसंख्या की वृद्धि, जरूरतों के बढ़ने और युद्ध और वस्तु विनिमय दोनों के बाहरी संबंधों के विस्तार के साथ धीरे धीरे विकसित होती है। दूसरा रूप प्राचीन सामुदायिक और राजकीय स्वामित्व है, जो विशेष रूप से कई जनजातियों के समझौते या विजय के द्वारा एक शहर में संगठित होने से आगे बढ़ता है और जिसके साथ अभी भी दास्ता है। सामुदायिक स्वामित्व के अलावा हम पहले से ही चल और बाद में अचल निजी संपत्ति को विकसित होते हुए देखते हैं, लेकिन सामुदायिक स्वामित्व के अधीन एक असामान्य रूप के रूप में नागरिक अपने श्रमिक दासों पर केवल अपने समुदाय में ही अधिकार रखते हैं और केवल इसी कारण से वे सामुदायिक स्वामित्व के रूप से बंधे हुए हैं। ये सामुदायिक निजी संपत्ति ही है जो सक्रिय नागरिकों को अपने दासों के विरुद्ध इस स्वतःस्फूर्त रूप में बने रहने के लिए बाध्य करती है। इस कारण से इस सामुदायिक स्वामित्व पर आधारित समाज की पूरी संरचना और इसके साथ लोगों की शक्ति उसी अनुपात में क्षय होती है जैसे कि विशेष रूप से अचल निजी संपत्ति विकसित होती है। श्रम का विभाजन पहले से ही अधिक विकसित है। हम पहले से ही शहर और देश के बीच विरोध पाते हैं, बाद में उन राज्यों के बीच विरोध जो शहर के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं और जो देश के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और शहरों के अंदर ही उद्योग और समुद्री वाणिज्य के बीच विरोध। नागरिकों और दासों के बीच वर्ग संबंध अब पूरी तरह विकसित हो चुका है। निजी संपत्ति के विकास के साथ हम यहाँ पहली बार वही स्थितियां पाते हैं जो हमें आधुनिक निजी संपत्ति के साथ फिर से मिलेंगी, लेकिन अधिक व्यापक पैमाने पर। एक और निजी संपत्ति का संकेंद्रण जो रोम में बहुत पहले शुरू हुआ, जैसा कि लिसिनियन कृषि कानून साबित करता है, और गृहयुद्धों के समय से और विशेष रूप से सम्राटों के अधीन बहुत तेजी से आगे बढ़ा। दूसरी ओर इसके साथ ही साधारण छोटे किसानों का सर्वहारा वर्ग में रूपांतरण, जो हालांकि संपत्ति वाले नागरिकों और दासों के बीच अपनी मध्यवर्ती स्थिति के कारण कभी भी स्वतंत्र विकास हासिल नहीं कर सका। स्वामित्व का तीसरा रूप सामंती या संपदा संपत्ति है। यदि प्राचीन काल शहर और उसके छोटे से क्षेत्र से शुरू हुआ तो मध्य युग देश से शुरू हुआ। यह अलग प्रारंभिक बिंदु उस समय की आबादी की विरलता से निर्धारित हुआ था, जो एक बड़े क्षेत्र में बिखरी हुई थी और जिसे विजेताओं से कोई बड़ी वृद्धि नहीं मिली थी। ग्रीस और रोम के विपरीत, इसलिए शुरू में सामंती विकास रोमन विजय और इसके साथ जुड़े कृषि के प्रसार द्वारा तैयार किए गए बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था। रोमन साम्राज्य के पतन की अंतिम शताब्दियों और बर्बर लोगों द्वारा इसकी विजय ने कई उत्पादक शक्तियों को नष्ट कर दिया। कृषि में गिरावट आई, उद्योग बाजार की कमी के कारण खत्म हो गए, व्यापार खत्म हो गया या हिंसक रूप से निलंबित हो गया, ग्रामीण और शहरी आबादी कम हो गई। इन स्थितियों और उनके द्वारा निर्धारित विजय के संगठन के तरीके से जर्मनिक सैन्य संविधान के प्रभाव में सामंती संपत्ति विकसित हुई। आदिवासी और सांप्रदायिक स्वामित्व की तरह ये फिर से एक समुदाय पर आधारित है, लेकिन इसके खिलाफ खड़ा प्रत्यक्ष उत्पादक वर्ग प्राचीन समुदाय के मामले में दास नहीं है, बल्कि दासता से पीड़ित छोटे किसान हैं। जैसे ही सामंतवाद पूरी तरह से विकसित होता है, शहरों के प्रति विरोध भी पैदा होता है। भूमि स्वामित्व की पदानुक्रमित संरचना और इसके साथ जुड़े अनुचरों के सशस्त्र निकायों ने कुलीन वर्ग को दासों पर अधिकार दिया। ये सामंती संगठन प्राचीन सांप्रदायिक स्वामित्व की तरह ही एक अधीनस्थ उत्पादक वर्ग के खिलाफ एक संघ था, लेकिन संघ का रूप और प्रत्यक्ष उत्पादकों के साथ संबंध उत्पादन की विभिन्न स्थितियों के कारण भिन्न थे। भूमि स्वामित्व की इस सामंती व्यवस्था का प्रतिरूप नगरों में कॉर्पोरेट संपत्ति व्यापार के सामंती संगठन के रूप में था। यहाँ संपत्ति मुख्य रूप से प्रत्येक व्यक्ति के श्रम में निहित थी। संगठित लुटेरे कुलीन वर्ग के विरुद्ध संघ की आवश्यकता, ऐसे युग में सामुदायिक कवट बाजारों की आवश्यकता जब उद्योगपति एक ही समय में व्यापारी था, भागे हुए दासों की बढ़ती प्रतिस्पर्धा जो उभरते शहरों में फैल रही थी, पूरे देश की सामंती संरचना, इन सब ने मिलकर गिल्ड का निर्माण किया। बढ़ती आबादी के मुकाबले व्यक्तिगत कारीगरों की धीरे धीरे जमा हुई छोटी पूंजी और उनकी स्थिर संख्या ने कारीगर और प्रशिक्षु के संबंध को विकसित किया, जिसने शहरों में देश के समान पदानुक्रम को जन्म दिया। इस प्रकार सामंती युग के दौरान संपत्ति का मुख्य रूप एक ओर भू स्वामित्व था, जिसके साथ दास श्रम जुड़ा हुआ था, और दूसरी ओर छोटी पूंजी वाले व्यक्ति का श्रम, जो जर्नीमैन के श्रम पर नियंत्रण रखता था। दोनों का संगठन उत्पादन की सीमित स्थितियों, भूमि की छोटे पैमाने पर और आदिम खेती और शिल्प प्रकार के उद्योग द्वारा निर्धारित किया गया था। सामंतवाद के उत्कर्ष काल में श्रम का विभाजन बहुत कम था।
प्रत्येक देश अपने आप में शहर और देहात का विरोधाभास रखता था। संपदाओं में विभाजन निश्चित रूप से स्पष्ट था, लेकिन देश में राजकुमारों, कुलीनों, पादरी और किसानों और स्वामियों, जर्नीमैन, प्रशिक्षुओं और जल्द ही शहरों में आकस्मिक मजदूरों के समूह के बीच भेदभाव के अलावा कोई महत्वपूर्ण विभाजन नहीं हुआ। कृषि में ये पट्टी प्रणाली द्वारा कठिन हो गया था, जिसके बगल में किसानों के कुटीर उद्योग उभरे। उद्योग में व्यक्तिगत व्यवसायों में बिल्कुल भी श्रम विभाजन नहीं था और उनके बीच बहुत कम था। पुराने शहरों में उद्योग और वाणिज्य का पृथक्करण पहले से ही विद्यमान था। नए शहरों में ये बाद में विकसित हुआ, जब शहरों के बीच आपसी संबंध स्थापित हुए। बड़े भूभागों को सामंती राज्यों में समूहित करना शहरों की तरह ही जमींदारों के लिए भी जरूरी था। इसलिए शासक वर्ग यानी कुलीन वर्ग के संगठन का मुखिया हर जगह एक राजा होता था। 4 इतिहास की भौतिकवादी अवधारणा का सार, सामाजिक अस्तित्व और सामाजिक चेतना। इसलिए तथ्य यह है कि निश्चित व्यक्ति जो निश्चित तरीके से उत्पादक रूप से सक्रिय हैं, वे इन निश्चित सामाजिक और राजनीतिक संबंधों में प्रवेश करते हैं। अनुभवजन्य अवलोकन प्रत्येक अलग अलग उदाहरण में अनुभवजन्य रूप से और बिना किसी रहस्य और अटकल के सामाजिक और राजनीतिक संरचना के उत्पादन के साथ संबंध को सामने लाता है। सामाजिक संरचना और राज्य निरंतर निश्चित व्यक्तियों की जीवन प्रक्रिया से विकसित हो रहे हैं, लेकिन व्यक्तियों की जैसा कि वे अपनी या अन्य लोगों की कल्पना में दिखाई नहीं देते हैं, बल्कि जैसा कि वे वास्तव में हैं, यानी जैसे वे काम करते हैं, भौतिक रूप से उत्पादन करते हैं, और इसलिए वे अपनी इच्छा से स्वतंत्र निश्चित भौतिक सीमाओं, पूर्वधारणाओं और शर्तों के तहत काम करते हैं। पांडुलिपि में निम्नलिखित अंश को काट दिया गया है। ये व्यक्ति जो विचार बनाते हैं, वे या तो प्रकृति के साथ उनके संबंध के बारे में या उनके आपसी संबंधों के बारे में या उनकी अपनी प्रकृति के बारे में विचार होते हैं। ये स्पष्ट है कि इन सभी मामलों में उनके विचार उनके वास्तविक संबंधों और गतिविधियों, उनके उत्पादन, उनके अंतर्संबंधों, उनके सामाजिक और राजनीतिक आचरण की सचेत अभिव्यक्ति है, वास्तविक या भ्रामक। विपरीत धारणा केवल तभी संभव है जब वास्तविक, भौतिक रूप से विकसित व्यक्तियों की आत्मा के अलावा एक अलग आत्मा की कल्पना की जाती है। यदि इन व्यक्तियों के वास्तविक संबंधों की सचेत अभिव्यक्ति भ्रामक है, यदि वे अपनी कल्पना में वास्तविकता को उलट देते हैं, तो ये बदले में उनकी सीमित भौतिक गतिविधि और उससे उत्पन्न होने वाले उनके सीमित सामाजिक संबंधों का परिणाम है। विचारों, अवधारणाओं, चेतना का उत्पादन पहले तो सीधे भौतिक क्रियाकलापों और मनुष्यों के भौतिक संबंधों, वास्तविक जीवन की भाषा से जुड़ा होता है। मनुष्य का मानसिक संबंध, अवधारणा, चिंतन इस अवस्था में उनके भौतिक व्यवहार का प्रत्यक्ष परिणाम प्रतीत होता है। यही बात राजनीति, कानून, नैतिकता, धर्म, तत्वमीमांसा आदि की भाषा में व्यक्त मानसिक उत्पादन पर भी लागू होती है। मनुष्य अपनी अवधारणाओं, विचारों आदि के उत्पादक हैं, वास्तविक सक्रिय मनुष्य, क्योंकि वे अपनी उत्पादक शक्तियों के एक निश्चित विकास और इनसे संबंधित संबंधों के द्वारा इसके सबसे दूर के रूपों तक अनुकूलित होते हैं। चेतना कभी भी सचेत अस्तित्व के अलावा कुछ और नहीं हो सकती है, और मनुष्य का अस्तित्व ही उनकी वास्तविक जीवन प्रक्रिया है। यदि सभी विचारधाराओं में मनुष्य और उनकी परिस्थितियां कैमरे के ऑब्सक्यूरा की तरह उल्टी दिखाई देती हैं, तो ये घटना उनकी ऐतिहासिक जीवन प्रक्रिया से उतनी ही उत्पन्न होती है जितनी कि रेटिना पर वस्तुओं का उल्टा होना उनकी भौतिक जीवन प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। जर्मन दर्शन के ठीक विपरीत जो स्वर्ग से धरती पर उतरता है, यहाँ हम धरती से स्वर्ग की ओर चढ़ते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हम मनुष्यों द्वारा कही गई बातों, कल्पनाओं, धारणाओं से नहीं शुरू करते, न ही मनुष्यों द्वारा वर्णित, सोचे गए, कल्पना किए गए कल्पित लोगों से, ताकि देहधारी मनुष्यों तक पहुंच सकें। हम वास्तविक सक्रिय मनुष्यों से शुरू करते हैं और उनकी वास्तविक जीवन प्रक्रिया के आधार पर हम इस जीवन प्रक्रिया की वैचारिक प्रतिक्रियाओं और प्रतिध्वनियों के विकास को प्रदर्शित करते हैं। मानव मस्तिष्क में बनने वाले प्रेत भी अनिवार्य रूप से उनकी भौतिक जीवन प्रक्रिया के उदात्त रूप हैं, जो अनुभवजन्य रूप से सत्यापित और भौतिक आधारों से बंधे हैं। नैतिकता, धर्म, तत्वमीमांसा, विचारधारा के बाकी सभी और चेतना के उनके संगत रूप इस प्रकार अब स्वतंत्रता की झलक नहीं रखते। उनका कोई इतिहास नहीं है, कोई विकास नहीं है, लेकिन मनुष्य अपने भौतिक उत्पादन और अपने भौतिक संबंधों को विकसित करते हुए इसके साथ साथ अपने वास्तविक अस्तित्व, अपनी सोच और अपनी सोच के उत्पादों को भी बदल देते हैं। जीवन चेतना से निर्धारित नहीं होता, बल्कि चेतना जीवन से निर्धारित होती है। दृष्टिकोण की पहली विधि में प्रारंभिक बिंदु जीवित व्यक्ति के रूप में ली गई चेतना है। दूसरी विधि में, जो वास्तविक जीवन के अनुरूप है, ये वास्तविक जीवित व्यक्ति स्वयं है और चेतना को केवल उनकी चेतना के रूप में माना जाता है। दृष्टिकोण की यह पद्धति आधारों से रहित नहीं है। ये वास्तविक आधारों से शुरू होती है और उन्हें एक पल के लिए भी नहीं छोड़ती। इसके आधार मनुष्य हैं, किसी काल्पनिक अलगाव और कठोरता में नहीं, बल्कि निश्चित परिस्थितियों में उनके वास्तविक, अनुभवजन्य रूप से बोधगम्य विकास की प्रक्रिया में।
जैसे ही इस सक्रिय जीवन प्रक्रिया का वर्णन किया जाता है, इतिहास मृत तथ्यों का संग्रह नहीं रह जाता है, जैसा कि अनुभववादियों स्वयं अभी भी अमूर्त के साथ होता है, या आदर्शवादियों की तरह कल्पित विषयों की एक कल्पित गतिविधि नहीं रह जाता है। जहां अटकलें खत्म होती हैं वास्तविक जीवन में, वहां वास्तविक सकारात्मक विज्ञान शुरू होता है। व्यवहारिक गतिविधि का प्रतिनिधित्व मनुष्यों के विकास की व्यवहारिक प्रक्रिया का, चेतना के बारे में खोखली बातें बंद हो जाती हैं और वास्तविक ज्ञान को उसकी जगह लेनी पड़ती है। जब वास्तविकता को दर्शाया जाता है, तो ज्ञान की एक स्वतंत्र शाखा के रूप में दर्शन अपने अस्तित्व के माध्यम को खो देता है। सबसे अच्छे रूप में इसका स्थान केवल सबसे सामान्य परिणामों के सारांश द्वारा लिया जा सकता है, अमूर्तताएं जो मनुष्यों के ऐतिहासिक विकास के अवलोकन से उत्पन्न होती हैं। वास्तविक इतिहास से अलग देखा जाए तो इन अमूर्तताओं का अपने आप में कोई मूल्य नहीं है। वे केवल ऐतिहासिक सामग्री की व्यवस्था को सुविधाजनक बनाने, इसके अलग अलग स्तरों के अनुक्रम को इंगित करने के लिए काम कर सकते हैं, लेकिन वे किसी भी तरह से इतिहास के युगों को बड़े करीने से काटने के लिए दर्शन की तरह कोई नुस्खा या योजना नहीं देते हैं। इसके विपरीत हमारी कठिनाइयां तभी शुरू होती हैं जब हम अपने ऐतिहासिक सामग्री के अवलोकन और व्यवस्था वास्तविक चित्रण के बारे में सोचते हैं, चाहे वह पिछले युग की हो या वर्तमान की। इन कठिनाइयों का निवारण ऐसे आधारों द्वारा नियंत्रित होता है जिन्हें यहाँ बताना बिल्कुल असंभव है, लेकिन जिन्हें केवल वास्तविक जीवन प्रक्रिया और प्रत्येक युग के व्यक्तियों की गतिविधि के अध्ययन से ही स्पष्ट किया जा सकेगा। हम यहाँ इनमें से कुछ अमूर्त धारणाओं का चयन करेंगे जिनका उपयोग हम विचारधाराओं के विरोध में करते हैं और उन्हें ऐतिहासिक उदाहरणों द्वारा स्पष्ट करेंगे। इतिहास मौलिक स्थितियाँ। चूंकि हम जर्मनों से निपट रहे हैं जो कि आधारहीन है, इसलिए हमें सभी मानव अस्तित्व और इसलिए सभी इतिहास के पहले आधार को बताते हुए शुरू करना चाहिए, अर्थात मनुष्य को इतिहास बनाने में सक्षम होने के लिए जीने की स्थिति में होना चाहिए। लेकिन जीवन में सबसे पहले खाने पीने, रहने की जगह, कपड़े और कई अन्य चीजें शामिल हैं। इस प्रकार पहला ऐतिहासिक कार्य इन आवश्यकताओं को पूरा करने के साधनों का उत्पादन है, भौतिक जीवन का उत्पादन। और वास्तव में यह एक ऐतिहासिक कार्य है, सभी इतिहास की एक बुनियादी शर्त है जिसे आज हजारों साल पहले की तरह केवल मानव जीवन को बनाए रखने के लिए दैनिक और प्रति घंटा पूरा किया जाना चाहिए। यहाँ तक कि जब कामुक दुनिया को न्यूनतम तक घटा दिया जाता है, जैसा कि सेंट ब्रूनो बाउर के साथ हुआ था, तो ये छड़ी बनाने की क्रिया को पूर्व निर्धारित करता है। इसलिए इतिहास की किसी भी व्याख्या में सबसे पहले इस मौलिक तथ्य को इसके सभी महत्व और इसके सभी निहितार्थों में देखना होगा और इसे इसका उचित महत्व देना होगा। ये सर्वविदित है कि जर्मनों ने ऐसा कभी नहीं किया और इसलिए उनके पास कभी भी इतिहास के लिए कोई सांसारिक आधार नहीं रहा और परिणामस्वरूप कभी कोई इतिहासकार भी नहीं रहा। फ्रांसीसी और अंग्रेजों ने, भले ही उन्होंने तथाकथित इतिहास के साथ इस तथ्य के संबंध को अत्यंत एकतरफा तरीके से ही समझा हो, खासतौर पर जब तक वे राजनीतिक विचारधारा के जाल में फंसे रहे, फिर भी उन्होंने नागरिक समाज, वाणिज्य और उद्योग का इतिहास लिखने वाले पहले व्यक्ति बनकर इतिहास लेखन को भौतिकवादी आधार देने का पहला प्रयास किया। दूसरी बात यह है कि पहली जरूरत संतुष्टि की क्रिया और संतुष्टि का साधन जो हासिल किया गया है कि संतुष्टि से नई जरूरतें पैदा होती हैं और नई जरूरतों का यह उत्पादन पहली ऐतिहासिक क्रिया है। यहाँ हम जर्मनों की महान ऐतिहासिक बुद्धि के आध्यात्मिक वंश को तुरंत पहचानते हैं, जो जब उनके पास सकारात्मक सामग्री समाप्त हो जाती है और जब वे न तो धार्मिक, न ही राजनीतिक और न ही साहित्यिक बकवास पेश कर सकते हैं, तो दावा करते हैं कि यह बिल्कुल भी इतिहास नहीं है, बल्कि प्रागैतिहासिक युग है। हालांकि वे हमें यह नहीं बताते कि हम इस निरर्थक प्रागैतिहासिक से वास्तविक इतिहास की ओर कैसे आगे बढ़ें। हालांकि दूसरी ओर अपने ऐतिहासिक चिंतन में वे इस प्रागैतिहासिक को विशेष उत्सुकता के साथ पकड़ते हैं, क्योंकि वे खुद को कच्चे तथ्यों के हस्तक्षेप से सुरक्षित मानते हैं और साथ ही क्योंकि वहां वे अपने सट्टा आवेग को पूरी तरह से मुक्त कर सकते हैं और हजारों परिकल्पनाएं बना सकते हैं और उन्हें खारिज कर सकते हैं। तीसरी परिस्थिति जो शुरू से ही ऐतिहासिक विकास में प्रवेश करती है, वह ये है कि पुरुष जो प्रतिदिन अपने जीवन का पुनर्निर्माण करते हैं, दूसरे पुरुषों का निर्माण करना शुरू कर देते हैं, अपनी प्रजाति का प्रचार करते हैं। पुरुष और महिला, माता पिता और बच्चों के बीच संबंध, परिवार जो शुरू में एकमात्र सामाजिक संबंध है, बाद में जब बढ़ी हुई जरूरतें नए सामाजिक संबंध और बढ़ी हुई आबादी नई जरूरतें पैदा करती हैं, एक अधीनस्थ संबंध बन जाता है जर्मनी को छोड़कर, और तब इसे मौजूदा अनुभवजन्य डेटा के अनुसार व्यवहार और विश्लेषण किया जाना चाहिए, न कि परिवार की अवधारणा के अनुसार, जैसा कि जर्मनी में प्रथा है। एक सामाजिक गतिविधि के इन तीन पहलुओं को निश्चित रूप से तीन अलग अलग चरणों के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए,
बल्कि 3 पहलुओं के रूप में, या जर्मनों को ये स्पष्ट करने के लिए 3 क्षणों के रूप में, जो इतिहास की शुरुआत और पहले पुरुषों के बाद से एक साथ अस्तित्व में रहे हैं और जो आज भी इतिहास में खुद को मुखर करते हैं। जीवन का उत्पादन श्रम में स्वयं का तथा प्रजनन में नए जीवन का अब दोहरे संबंध के रूप में प्रकट होता है, एक और प्राकृतिक, दूसरी ओर सामाजिक संबंध के रूप में। सामाजिक से हमारा तात्पर्य कई व्यक्तियों के सहयोग से है, चाहे वह किसी भी परिस्थिति में, किसी भी तरीके से तथा किसी भी उद्देश्य के लिए हो। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि उत्पादन का एक निश्चित तरीका या औद्योगिक चरण हमेशा सहयोग के एक निश्चित तरीके या सामाजिक चरण के साथ संयुक्त होता है, तथा सहयोग का ये तरीका अपने आप में एक उत्पादक शक्ति है। इसके अलावा मनुष्यों के लिए सुलभ उत्पादक शक्तियों की बहुलता समाज की प्रकृति को निर्धारित करती है। इसलिए मानवता के इतिहास का हमेशा उद्योग तथा विनिमय के इतिहास के संबंध में अध्ययन तथा व्यवहार किया जाना चाहिए। लेकिन ये भी स्पष्ट है कि जर्मनी में इस प्रकार का इतिहास लिखना असंभव है, क्योंकि जर्मनों के पास न केवल आवश्यक समझ तथा सामग्री की कमी है, बल्कि अपनी इंद्रियों के साक्ष्य की भी कमी है, क्योंकि राइन के पार आप इन चीजों का कोई अनुभव नहीं कर सकते, क्योंकि इतिहास घटित होना बंद हो गया है। इस प्रकार यह शुरू से ही स्पष्ट है कि मनुष्यों के बीच एक भौतिकवादी संबंध मौजूद है, जो उनकी जरूरतों और उनके उत्पादन के तरीके से निर्धारित होता है, और जो मनुष्य जितना ही पुराना है, ये संबंध हमेशा नए रूप लेता रहता है, और इस प्रकार किसी भी राजनीतिक या धार्मिक बकवास के अस्तित्व से स्वतंत्र रूप से एक इतिहास प्रस्तुत करता है जो मनुष्यों को एक साथ बांधे रख सकता है। केवल अब 4 क्षणों पर प्राथमिक ऐतिहासिक संबंधों के 4 पहलुओं पर विचार करने के बाद हम पाते हैं कि मनुष्य में भी चेतना होती है, लेकिन फिर भी अंतर्निहित नहीं, शुद्ध चेतना नहीं। शुरू से ही आत्मा पदार्थ के बोझ में होने के अभिशाप से ग्रस्त है, जो यहाँ हवा, ध्वनियों, संक्षेप में भाषा की उत्तेजित परतों के रूप में प्रकट होती है। भाषा उतनी ही पुरानी है जितनी चेतना। भाषा व्यवहारिक चेतना है जो दूसरे लोगों के लिए भी मौजूद है, और केवल इसी कारण से यह वास्तव में मेरे लिए भी व्यक्तिगत रूप से मौजूद है। भाषा चेतना की तरह केवल दूसरे लोगों के साथ संभोग की आवश्यकता, अनिवार्यता से उत्पन्न होती है। जहाँ कोई संबंध होता है वह मेरे लिए होता है। पशु किसी भी चीज के साथ संबंध में प्रवेश नहीं करता है, वह किसी भी संबंध में प्रवेश नहीं करता है। पशु के लिए दूसरों के साथ उसका संबंध एक संबंध के रूप में मौजूद नहीं है। इसलिए चेतना शुरू से ही एक सामाजिक उत्पाद है, और जब तक मनुष्य मौजूद है तब तक ऐसा ही रहेगा। चेतना शुरू में बेशक केवल तात्कालिक कामुक वातावरण के बारे में चेतना है, और व्यक्ति के बाहर अन्य व्यक्तियों और चीजों के साथ सीमित संबंध की चेतना है जो आत्मचेतन विकसित हो रहा है। साथ ही यह प्रकृति की चेतना है जो पहले मनुष्यों को एक पूरी तरह से विदेशी, सर्वशक्तिमान और अजेय शक्ति के रूप में दिखाई देती है, जिसके साथ मनुष्यों के संबंध पूरी तरह से पशुवत होते हैं और जिससे वे जानवरों की तरह भयभीत होते हैं। इस प्रकार यह प्रकृति, प्राकृतिक धर्म की एक पूरी तरह से पशुवत चेतना है, क्योंकि प्रकृति अभी तक ऐतिहासिक रूप से शायद ही संशोधित हुई है। हम यहाँ तुरंत देखते हैं ये प्राकृतिक धर्म या प्रकृति के साथ मनुष्य का ये विशेष संबंध समाज के स्वरूप द्वारा निर्धारित होता है, और इसके विपरीत यहाँ हर जगह की तरह प्रकृति और मनुष्य की पहचान इस तरह से प्रकट होती है कि प्रकृति के साथ मनुष्य का सीमित संबंध एक दूसरे के साथ उनके सीमित संबंध को निर्धारित करता है, और एक दूसरे के साथ उनका सीमित संबंध प्रकृति के साथ मनुष्य के सीमित संबंध को निर्धारित करता है। दूसरी ओर अपने आसपास के व्यक्तियों के साथ जुड़ने की आवश्यकता के बारे में मनुष्य की चेतना इस चेतना की शुरुआत है कि वह समाज में रह रहा है। ये शुरुआत इस स्तर पर सामाजिक जीवन की तरह ही पशुवत है। ये केवल झुंड चेतना है, और इस बिंदु पर मनुष्य भीड़ से केवल इस तथ्य से अलग होता है कि उसके साथ चेतना सहज वृत्ति की जगह ले लेती है, या उसकी सहज वृत्ति एक सचेतन होती है। ये भीड़ जैसी या आदिवासी चेतना उत्पादकता में वृद्धि, आवश्यकताओं में वृद्धि, और जो इन दोनों के लिए मौलिक है, जनसंख्या में वृद्धि के माध्यम से अपना आगे का विकास और विस्तार प्राप्त करती है। इनके साथ ही श्रम विभाजन विकसित होता है, जो मूलतः यौन क्रिया में श्रम विभाजन के अलावा कुछ नहीं था। फिर वह श्रम विभाजन जो स्वाभाविक प्रवृत्ति जैसे शारीरिक शक्ति, आवश्यकताओं, दुर्घटनाओं आदि के कारण स्वतः स्फूर्त या स्वाभाविक रूप से विकसित होता है। श्रम विभाजन केवल उसी क्षण से सही मायने में ऐसा हो जाता है जब भौतिक और मानसिक श्रम का विभाजन प्रकट होता है। विचारकों, पुजारियों का पहला रूप समवर्ती है। इस क्षण से चेतना वास्तव में खुद को खुश कर सकती है कि वह मौजूदा व्यवहार की चेतना से कुछ और है, कि वह वास्तव में किसी वास्तविक चीज का प्रतिनिधित्व किए बिना किसी चीज का प्रतिनिधित्व करती है। अब से चेतना खुद को दुनिया से मुक्त करने और शुद्ध सिद्धांत, धर्मशास्त्र, दर्शन, नैतिकता आदि के निर्माण की ओर बढ़ने की स्थिति में है। लेकिन भले ही यह सिद्धांत, धर्मशास्त्र, दर्शन, नैतिकता आदि मौजूदा संबंधों के साथ विरोधाभास में आ जाए,
ये केवल इसलिए हो सकता है क्योंकि मौजूदा सामाजिक संबंध मौजूदा उत्पादन शक्तियों के साथ विरोधाभास में आ गए हैं। इसके अलावा यह विरोधाभास की उपस्थिति के माध्यम से संबंधों के एक विशेष राष्ट्रीय क्षेत्र में भी हो सकता है, राष्ट्रीय कक्षा के भीतर नहीं, लेकिन इस राष्ट्रीय चेतना और अन्य राष्ट्रों के व्यवहार के बीच, यानी एक राष्ट्र की राष्ट्रीय और सामान्य चेतना के बीच, जैसा कि हम इसे अब जर्मनी में देखते हैं। इसके अलावा ये बिल्कुल अप्रासंगिक है कि चेतना अपने आप क्या करने लगती है। इस तरह की सारी गंदगी से हमें केवल एक ही निष्कर्ष मिलता है कि ये तीन क्षण, उत्पादन की शक्तियां, समाज की स्थिति और चेतना, एक दूसरे के साथ विरोधाभास में आ सकते हैं और उन्हें आना ही चाहिए, क्योंकि श्रम का विभाजन इस संभावना को दर्शाता है, बल्कि इस तथ्य को भी कि बौद्धिक और भौतिक गतिविधि, आनंद और श्रम, उत्पादन और उपभोग अलग अलग व्यक्तियों पर निर्भर हैं और उनके विरोधाभास में न आने की एकमात्र संभावना श्रम विभाजन के निषेध में निहित है। इसके अलावा ये स्वयं सिद्ध है कि भूत, बंधन, उच्चतर प्राणी, अवधारणा, संकोच केवल आदर्शवादी, आध्यात्मिक अभिव्यक्ति हैं। अलग थलग व्यक्ति की स्पष्ट रूप से अवधारणा, बहुत ही अनुभवजन्य बंधनों और सीमाओं की छवि, जिसके भीतर जीवन का उत्पादन का तरीका और उसके साथ जुड़े संभोग का रूप चलता है। निजी संपत्ति और साम्यवाद, श्रम विभाजन के साथ, जिसमें ये सभी विरोधाभास अंतर्निहित हैं और जो बदले में परिवार में श्रम के प्राकृतिक विभाजन और समाज के एक दूसरे के विरोधी व्यक्तिगत परिवारों में विभाजन पर आधारित है। श्रम और उसके उत्पादों का वितरण, और वास्तव में असमान वितरण, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों, एक साथ दिया जाता है। इसलिए संपत्ति, जिसका केंद्र पहला रूप परिवार में निहित है, जहां पत्नी और बच्चे पति के गुलाम हैं। परिवार में यह अव्यक्त गुलामी, हालांकि अभी भी बहुत कच्ची है, पहली संपत्ति है, लेकिन इस प्रारंभिक चरण में भी यह आधुनिक अर्थशास्त्रियों की परिभाषा से पूरी तरह मेल खाती है, जो इसे दूसरों की श्रम शक्ति का निपटान करने की शक्ति कहते हैं। इसके अलावा श्रम विभाजन और निजी संपत्ति समान अभिव्यक्तियां हैं। एक में गतिविधि के संदर्भ में वही बात पुष्ट की जाती है जो दूसरे में गतिविधि के उत्पाद के संदर्भ में पुष्ट की जाती है। इसके अलावा श्रम विभाजन का तात्पर्य अलग अलग व्यक्ति या व्यक्तिगत परिवार के हित और एक दूसरे के साथ संबंध रखने वाले सभी व्यक्तियों के सामुदायिक हित के बीच विरोधाभास से है। और वास्तव में ये सामुदायिक हित केवल कल्पना में सामान्य हित के रूप में मौजूद नहीं है, बल्कि सबसे पहले वास्तविकता में उन व्यक्तियों की परस्पर निर्भरता के रूप में है जिनके बीच श्रम विभाजित है। और अंत में श्रम विभाजन हमें इस बात का पहला उदाहरण देता है कि कैसे, जब तक मनुष्य प्राकृतिक समाज में रहता है, यानी जब तक विशेष और सामान्य हित के बीच दरार मौजूद है, जब तक गतिविधि स्वेच्छा से नहीं बल्कि स्वाभाविक रूप से विभाजित होती है, तब तक मनुष्य का अपना कर्म उसके विरोध में एक विदेशी शक्ति बन जाता है, जो उसके द्वारा नियंत्रित होने के बजाय उसे गुलाम बना देता है। क्योंकि जैसे ही श्रम का वितरण अस्तित्व में आता है, प्रत्येक व्यक्ति के पास गतिविधि का एक विशेष अनन्य क्षेत्र होता है जो उस पर थोपा जाता है और जिससे वह बच नहीं सकता। वह एक शिकारी, एक मछुआरा, एक चरवाहा या एक आलोचक है, और अगर वह अपनी आजीविका के साधन नहीं खोना चाहता है तो उसे ऐसा ही रहना चाहिए। जबकि साम्यवादी समाज में, जहां किसी के पास गतिविधि का एक विशेष क्षेत्र नहीं होता है, बल्कि हर कोई अपनी इच्छानुसार किसी भी क्षेत्र में निपुण हो सकता है, समाज सामान्य उत्पादन को नियंत्रित करता है और इस प्रकार मेरे लिए आज एक काम और कल दूसरा काम करना संभव बनाता है। सुबह शिकार करना, दोपहर में मछली पकड़ना, शाम को मवेशी पालना, रात के खाने के बाद आलोचना करना, जैसा कि मैं चाहता हूं, बिना कभी शिकारी, मछुआरा, चरवाहा या आलोचक बने। सामाजिक गतिविधि का ये निर्धारण, हम जो कुछ भी स्वयं उत्पादित करते हैं उसका हमारे ऊपर एक वस्तुगत शक्ति में एकीकरण, हमारे नियंत्रण से बाहर होना, हमारी अपेक्षाओं को विफल करना, हमारी गणनाओं को शून्य करना, अब तक के ऐतिहासिक विकास में मुख्य कारकों में से एक है। सामाजिक शक्ति अर्थात बहुगुणित उत्पादक शक्ति, जो श्रम विभाजन द्वारा निर्धारित विभिन्न व्यक्तियों के सहयोग से उत्पन्न होती है। इन व्यक्तियों को ऐसी प्रतीत होती है क्योंकि उनका सहयोग स्वैच्छिक नहीं है, बल्कि स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हुआ है, उनकी अपनी संयुक्त शक्ति के रूप में नहीं, बल्कि उनसे बाहर विद्यमान एक विदेशी शक्ति के रूप में, जिसके उद्गम और लक्ष्य के बारे में वे अनभिज्ञ हैं, जिसे वे इस प्रकार नियंत्रित नहीं कर सकते, जो इसके विपरीत मनुष्य की इच्छा और क्रिया से स्वतंत्र चरणों और अवस्थाओं की एक विशिष्ट श्रृंखला से गुजरती है, बल्कि इनका प्रधान नियंत्रक भी होती है। अन्यथा, उदाहरण के लिए, संपत्ति का इतिहास कैसे हो सकता था, उसने विभिन्न रूप कैसे लिए होते, और उदाहरण के लिए, भू संपत्ति विभिन्न आधारों के अनुसार फ्रांस में विभाजन से कुछ लोगों के हाथों में केंद्रीकरण की ओर कैसे बढ़ी होती, तथा इंग्लैंड में कुछ लोगों के हाथों में केंद्रीकरण से टुकड़ों में कैसे पहुंची होती, जैसा कि वास्तव में आज मामला है। या फिर यह कैसे होता है कि व्यापार, जो कि अंततः विभिन्न व्यक्तियों और देशों के उत्पादों के आदान प्रदान से अधिक कुछ नहीं है,
आपूर्ति और मांग के संबंध के माध्यम से पूरे विश्व पर शासन करता है। एक ऐसा संबंध जो, जैसा कि एक अंग्रेज अर्थशास्त्री कहता है, पूर्वजों के भाग्य की तरह पृथ्वी पर मंडराता है और अदृश्य हाथ से मनुष्यों को भाग्य और दुर्भाग्य आवंटित करता है, साम्राज्यों की स्थापना करता है और साम्राज्यों को उखाड़ फेंकता है, राष्ट्रों को उठने और गायब होने का कारण बनता है, जबकि निजी संपत्ति के आधार के उन्मूलन के साथ, उत्पादन के साम्यवादी विनियमन के साथ, और इसमें निहित है मनुष्यों और उनके द्वारा स्वयं उत्पादित वस्तुओं के बीच विदेशी संबंध के विनाश के साथ, आपूर्ति और मांग के संबंध की शक्ति नष्ट हो जाती है और मनुष्य विनिमय उत्पादन अपने पारस्परिक संबंध के तरीके को फिर से अपने नियंत्रण में ले लेते हैं। इतिहास एक सतत प्रक्रिया है। इतिहास में अब तक ये निश्चित रूप से एक अनुभवजन्य तथ्य है कि अलग अलग व्यक्ति अपनी गतिविधियों को विश्व ऐतिहासिक गतिविधियों में विस्तारित करने के साथ अपने लिए एक अजनबी शक्ति के अधीन अधिकाधिक गुलाम बन गए हैं। एक दबाव जिसे उन्होंने तथाकथित सार्वभौमिक आत्मा आदि की ओर से एक गंदी चाल के रूप में समझा है, एक शक्ति जो अधिकाधिक विशाल होती जा रही है और अंतिम उदाहरण में विश्व बाजार बन जाती है। लेकिन ये भी अनुभवजन्य रूप से स्थापित है कि साम्यवादी क्रांति, जिसके बारे में नीचे और अधिक बताया गया है, द्वारा समाज की मौजूदा स्थिति को उखाड़ फेंकने और इसके साथ ही निजी संपत्ति के उन्मूलन से ये शक्ति, जो जर्मन सिद्धांतकारों को बहुत हैरान करती है, समाप्त हो जाएगी और तब प्रत्येक व्यक्ति की मुक्ति उस सीमा तक पूरी हो जाएगी जिस सीमा तक इतिहास विश्व इतिहास में रूपांतरित हो जाता है। उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि व्यक्ति की वास्तविक बौद्धिक संपदा पूरी तरह से उसके वास्तविक संबंधों की संपदा पर निर्भर करती है। तभी पृथक व्यक्ति विभिन्न राष्ट्रीय और स्थानीय अवरोधों से मुक्त हो सकेंगे, संपूर्ण विश्व के भौतिक और बौद्धिक उत्पादन के साथ व्यावहारिक रूप से जुड़ सकेंगे और संपूर्ण पृथ्वी, मनुष्य की रचनाओं के इस सर्वांगीण उत्पादन का आनंद लेने की क्षमता प्राप्त करने की स्थिति में आ सकेंगे। सर्वांगीण निर्भरता, व्यक्तियों के विश्व ऐतिहासिक सहयोग का ये स्वाभाविक रूप इस साम्यवादी क्रांति द्वारा इन शक्तियों के नियंत्रण और सचेतन प्रभुत्व में बदल जाएगा, जो मनुष्यों द्वारा एक दूसरे पर की गई कार्रवाई से पैदा हुई हैं, जिन्होंने अब तक मनुष्यों को उनके लिए पूरी तरह से विदेशी शक्तियों के रूप में भयभीत और शासित किया है। अब इस दृष्टिकोण को फिर से काल्पनिक आदर्शवादी, अर्थात काल्पनिक शब्दों में प्रजातियों की स्व उत्पत्ति, विषय के रूप में समाज के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, और इस प्रकार एक दूसरे से जुड़े हुए परस्पर संबंधित व्यक्तियों की क्रमिक श्रृंखला को एक व्यक्ति के रूप में माना जा सकता है, जो स्वयं को उत्पन्न करने के रहस्य को पूरा करता है। यहाँ ये स्पष्ट है कि व्यक्ति निश्चित रूप से एक दूसरे को शारीरिक और मानसिक रूप से बनाते हैं, लेकिन खुद को नहीं बनाते हैं। 5. साम्यवाद के भौतिक आधार के रूप में उत्पादक शक्तियों का विकास। यह अलगाव, एक ऐसा शब्द इस्तेमाल करना जो दार्शनिकों को समझ में आए, बेशक केवल 2 व्यावहारिक आधारों पर ही समाप्त किया जा सकता है। इसे एक असहनीय शक्ति बनने के लिए, यानी एक ऐसी शक्ति जिसके खिलाफ लोग क्रांति करते हैं, इसने मानवता के विशाल जनसमूह को संपत्तिहीन बना दिया होगा और साथ ही धन और संस्कृति की मौजूदा दुनिया के विरोधाभास को भी पैदा किया होगा, जिनमें से दोनों ही स्थितियां उत्पादक शक्ति में बहुत वृद्धि, इसके विकास के उच्च स्तर को पूर्व निर्धारित करती हैं। और दूसरी ओर उत्पादक शक्तियों का ये विकास, जो अपने आप में स्थानीय होने के बजाय अपने विश्व ऐतिहासिक अस्तित्व में मनुष्यों के वास्तविक अनुभवजन्य अस्तित्व को दर्शाता है, एक बिल्कुल आवश्यक व्यावहारिक आधार है, क्योंकि इसके बिना अभाव केवल सामान्य हो जाता है और अभाव के साथ आवश्यकताओं और सभी पुराने गंदे कामों के लिए संघर्ष अनिवार्य रूप से फिर से शुरू हो जाएगा। और इसके अलावा क्योंकि उत्पादक शक्तियों के इस सार्वभौमिक विकास के साथ ही मनुष्यों के बीच सार्वभौमिक संभोग स्थापित होता है, जो सभी राष्ट्रों में एक साथ संपत्तिहीन जनसमूह सार्वभौमिक प्रतिस्पर्धा की घटना को जन्म देता है, प्रत्येक राष्ट्र को दूसरों की क्रांतियों पर निर्भर बनाता है और अंततः स्थानीय लोगों के स्थान पर विश्व ऐतिहासिक अनुभवजन्य रूप से सार्वभौमिक व्यक्तियों को रखता है। इसके बिना एक साम्यवाद केवल एक स्थानीय घटना के रूप में ही अस्तित्व में रह सकता है। 2. संभोग की शक्तियां स्वयं सार्वभौमिक इसलिए असहनीय शक्तियों के रूप में विकसित नहीं हो सकती थीं, वे अंधविश्वास से घिरी घरेलू स्थितियां बनी रहती। और 3. संभोग का प्रत्येक विस्तार स्थानीय साम्यवाद को समाप्त कर देता। अनुभवजन्य रूप से साम्यवाद केवल प्रमुख लोगों के एक साथ कार्य के रूप में ही संभव है, जो उत्पादक शक्तियों के सार्वभौमिक विकास और साम्यवाद से जुड़े विश्व संभोग को पूर्व निर्धारित करता है। इसके अलावा संपत्तिहीन श्रमिकों का समूह, श्रम की अत्यंत अनिश्चित स्थिति, पूंजी से या यहाँ तक कि सीमित संतुष्टि से भी कटे हुए बड़े पैमाने पर शक्ति और इसलिए अब केवल अस्थायी रूप से जीवन के सुरक्षित स्रोत के रूप में काम से वंचित नहीं है, प्रतिस्पर्धा के माध्यम से विश्व बाजार की पूर्वधारणा है।
इस प्रकार सर्वहारा वर्ग केवल विश्व ऐतिहासिक रूप से ही अस्तित्व में रह सकता है, जैसे कि साम्यवाद इसकी गतिविधि केवल विश्व ऐतिहासिक अस्तित्व रख सकती है। व्यक्तियों के विश्व ऐतिहासिक अस्तित्व का अर्थ है व्यक्तियों का अस्तित्व जो सीधे विश्व इतिहास से जुड़ा हुआ है। हमारे लिए साम्यवाद कोई ऐसी स्थिति नहीं है जिसे स्थापित किया जाना है, कोई ऐसा आदर्श नहीं है जिसके अनुसार वास्तविकता को खुद को ढालना होगा। हम साम्यवाद को वास्तविक आंदोलन कहते हैं जो वर्तमान स्थिति को समाप्त करता है। इस आंदोलन की परिस्थितियां वर्तमान में मौजूद आधारों से उत्पन्न होती हैं। मुख्य रूप से हमने अब तक मानवीय गतिविधि के केवल एक पहलू पर विचार किया है, मनुष्य द्वारा प्रकृति का पुनर्निर्माण। दूसरा पहलू मनुष्य द्वारा मनुष्य का पुनर्निर्माण, संभोग और उत्पादक शक्ति, राज्य की उत्पत्ति और राज्य का नागरिक समाज से संबंध। फुटनोट: व्यक्तियों और उनकी जीवन स्थितियों के बीच विरोधाभास। 1 घरों का निर्माण। जंगली लोगों के पास खानाबदोशों के अलग अलग पारिवारिक तंबू की तरह ही हर परिवार के पास अपनी गुफा या झोपड़ी होती है। निजी संपत्ति के और अधिक विकास से यह अलग घरेलू अर्थव्यवस्था और भी जरूरी हो जाती है। खेतिहर लोगों के लिए सामुदायिक घरेलू अर्थव्यवस्था उतनी ही असंभव है जितनी कि मिट्टी की सामुदायिक खेती। शहरों का निर्माण एक बहुत बड़ी प्रगति थी। हालांकि पिछली सभी अवधियों में व्यक्तिगत अर्थव्यवस्था का उन्मूलन, जो निजी संपत्ति के उन्मूलन से अविभाज्य है, इस साधारण कारण से असंभव था कि इसे नियंत्रित करने वाली भौतिक परिस्थितियां मौजूद नहीं थीं। सामुदायिक घरेलू अर्थव्यवस्था की स्थापना के लिए मशीनों के विकास, प्राकृतिक शक्तियों और कई अन्य उत्पादक शक्तियों के उपयोग, जैसे जल आपूर्ति, गैस प्रकाश, भाप हीटिंग आदि, शहर और देश के बीच विरोध को खत्म करना आवश्यक है। इन परिस्थितियों के बिना सामुदायिक अर्थव्यवस्था अपने आप में एक नई उत्पादक शक्ति नहीं बन सकती। किसी भी भौतिक आधार के अभाव में और विशुद्ध रूप से सैद्धांतिक आधार पर टिके होने के कारण यह एकमात्र विचित्रता होगी और मठवासी अर्थव्यवस्था से अधिक कुछ नहीं होगा। जो संभव था वह संघनन और विभिन्न निश्चित उद्देश्यों, जेल, बैरक आदि के लिए सामुदायिक इमारतों के निर्माण द्वारा लाए गए शहरों में देखा जा सकता है। ये स्वयं स्पष्ट है कि व्यक्तिगत अर्थव्यवस्था का उन्मूलन परिवार के उन्मूलन से अविभाज्य है। 2. ये परिच्छेद पांडुलिपि में हाशिए पर टिप्पणी के रूप में है। संपादक और व्यक्ति और समुदाय के हित के बीच इसी विरोधाभास के कारण समुदाय राज्य के रूप में एक स्वतंत्र रूप ले लेता है, जो व्यक्ति और समुदाय के वास्तविक हितों से अलग होता है, और साथ ही एक भ्रामक सामुदायिक जीवन के रूप में, जो हमेशा, हालांकि, हर परिवार और आदिवासी समूह में मौजूद वास्तविक संबंधों पर आधारित होता है, जैसे मांस और रक्त, भाषा, बड़े पैमाने पर श्रम का विभाजन और अन्य हित, और विशेष रूप से, जैसा कि हम बाद में विस्तार से बताएंगे, उन वर्गों पर जो पहले से ही श्रम के विभाजन द्वारा निर्धारित होते हैं, जो पुरुषों के प्रत्येक ऐसे समूह में अलग होते हैं और जिनमें से एक बाकी सभी पर हावी होता है। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि राज्य के भीतर सभी संघर्ष, लोकतंत्र, अभिजाततंत्र और राजतंत्र के बीच संघर्ष, मताधिकार के लिए संघर्ष आदि, केवल भ्रामक रूप हैं जिनमें विभिन्न वर्गों के वास्तविक संघर्ष एक दूसरे के बीच लड़े जाते हैं। इस बात का जर्मन सिद्धांतकारों को जरा भी आभास नहीं है, हालांकि उन्हें इस विषय का पर्याप्त परिचय ड्यूश फ्रांसीसी जहर बुचर और डाई हेलिगे फैमिली में मिला है। इसके अलावा ये निष्कर्ष निकलता है कि प्रत्येक वर्ग जो प्रभुत्व के लिए संघर्ष कर रहा है, भले ही उसका प्रभुत्व, जैसा कि सर्वहारा वर्ग के मामले में है, समाज के पुराने स्वरूप को उसकी संपूर्णता में और स्वयं प्रभुत्व को समाप्त करने की बात करता हो, उसे सबसे पहले अपने लिए राजनीतिक सत्ता हासिल करनी होगी ताकि वह अपने हित को सामान्य हित के रूप में प्रस्तुत कर सके, जिसे पहले क्षण में उसे करने के लिए मजबूर किया जाता है, सिर्फ इसलिए कि व्यक्ति सिर्फ अपना विशेष हित चाहते हैं जो उनके लिए उनके सामुदायिक हित से मेल नहीं खाता। वास्तव में सामान्य सामुदायिक जीवन का भ्रामक रूप है। बाद वाला हित उन पर उनके लिए विदेशी हित के रूप में थोपा जाएगा और बदले में एक विशेष, विशिष्ट सामान्य हित के रूप में उनसे स्वतंत्र होगा, या उन्हें खुद इस कलह के भीतर रहना होगा, जैसा कि लोकतंत्र में होता है। दूसरी ओर, इन विशेष हितों का व्यावहारिक संघर्ष, जो लगातार सांप्रदायिक और भ्रामक सांप्रदायिक हितों के विपरीत चलता है, राज्य के रूप में भ्रामक सामान्य हित के माध्यम से व्यावहारिक हस्तक्षेप और नियंत्रण को आवश्यक बनाता है।